जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरा एकेडमी। पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें मैं कंपाइल करके सारी चीज़ें एक जगह पे आपके एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव को लेकर के लाता हूँ। आज है फ्रेंड्स 12 सितंबर 2023। यहाँ पे सारी बैकग्राउंड डिटेलिंग देखी जाएगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पीआईबी के इंफॉर्मेशन से। जो भी आपका इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो सारी चीज़ें कंपाइल करके यहाँ पर लाया हूँ। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो अभी श्री अरुण गोयल जी हैं, ये मालदीव की विजिट पे हैं। वहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं, उसको यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। किस प्रकार से सही तरीके से वो सारी चीज़ें हों, उसी को लेकर के ये फोकस कर रहे हैं। इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पे इनोग्रेट करी हैं फर्स्ट ग्लोबल सिंपोसियम ऑन फार्मर राइट। तो ये 12 सितंबर को आईकार कन्वेंशन सेंटर में ये चीज़ें होगी, जो कि न्यू दिल्ली में है। याद रखिएगा, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनोग्रेट कर रही हैं। स्पेशल कैंपेन 3.0 किससे जुड़ा हुआ है ये? तो आपका एडवांसिंग पीएम नरेंद्र मोदी, यहाँ पे इनका विजन है कि किस प्रकार से स्वच्छ भारत रहे। यानी कहीं ना कहीं जो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट और डोनियर है, जिसे नॉर्थ ईस्ट रीजन बोला जाता है, उस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे क्लीनलीनेस प्रोग्राम किया है कि जो गवर्नेंस है उसके अंदर किस प्रकार से हम ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं, किस प्रकार से सारी चीज़ों को हम अचीव कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों पे फोकस करने की बात करी जा रही है, जहाँ पे 313 ई फाइल्स, ये सारी चीज़ें क्लोज करी गई हैं। साथ ही साथ 550 फिजिकल फाइल्स की बात करी जा रही है, जिसे हटाया गया है। सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे क्लीन करी गई है। तो फाइल्स की भी बातें बोली जा रही हैं, जो गवर्नेंस को लेकर के अच्छी तरीके से दर्शा रही हैं। इंडिया और सऊदी अरेबिया यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किए हैं, किस प्रकार से कोऑपरेशन होगा एनर्जी के रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर के। तो एनर्जी इफिशियंसी, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिसिटी और ग्रिड इंटरकनेक्शंस पे भी इन दोनों कंट्री के बीच में फोकस हुई है। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व और एनर्जी सिक्योरिटी, इस पे भी यहाँ पे चीज़ें चली हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया और सऊदी अरेबिया में ये एनर्जी का कोऑपरेशन। अब फूड सिक्योरिटी को लेके आर्टिकल आया हुआ है, वो सारी डिटेलिंग यहाँ पे देखी जाएगी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़ें, जो कि आपको जानना। तो इंडिया अगर बात करी जाए तो जाहिर सी बात है, बहुत तीव्र गति से अच्छी जीडीपी के साथ परसेंटेज में यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकॉनमी है वर्ल्ड की, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अभी तीव्र गति से भारत का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो तीव्र गति से हो रहा है। यहाँ तक बात करी जा रही है तो चाइना भी हमसे अभी डेवलप करने में पीछे चल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें हैं कि फूड का जो एक्सेलरेशन है प्राइस का, वो तीव्र गति से हो रहा है, जिसे हम इन्फ्लेशन यहाँ पे बोल रहे हैं। तो भारत में इन्फ्लेशन हो रही है। इन्फ्लेशन क्या होता है? जो भी आपकी फूड मटेरियल या फिर कोई भी कमोडिटी के प्राइस ऊपर जाते हुए हैं, उसे हम इन्फ्लेशंस कहते हैं। सीधी तौर पे बोला जाए तो महंगाई आ रही है किसमें? तो यहाँ पे फूड प्राइजेस को लेकर के काफ़ी सारी महंगी चीज़ें हो गई हैं। दूसरी तरफ चीज़ें बोली जा रही हैं कि राइज इन द प्राइजेज ऑफ फूड, ये चीज़ें जो चल रही हैं आपको कहीं ना कहीं 2019 से काफ़ी एक्सेलरेट हो गई हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट दर ईयर यहाँ पे प्रति वर्ष ये चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं। एनुअल इन्फ्लेशन जो है 11% को पार कर चुका है, हाईएस्ट अगर एक दशक में देखा जाए। तो ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट कर रही हैं लोगों को। देखिए, जब भी इन्फ्लेशन होती है तो कोई एक मिडिल क्लास नहीं, बल्कि लोअर क्लास से लेकर के यहाँ पे जो भी वर्किंग ग्रुप है, सारे लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होते हुए नज़र आते हैं। इम्प्लीकेशंस यही है कि फूड प्राइस का दाम बढ़ जाने से यहाँ पे सारे पॉपुलेशंस को अपने चपेट में लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये केवल इतना ही नहीं कि इन्फ्लेशन आ गया तो महंगाई हो गई, यहीं तक चीज़ें नहीं सीमित है। ये आपका हेल्थ सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर, इन सब सेक्टर में भी काफ़ी इम्पैक्ट करेगा। सोशल स्कीम्स जो गवर्नमेंट चला रही है उस पर भी यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, ये रिपोर्ट निकाला गया है किसके द्वारा? तो क्वेश्चंस कई बार पूछा है, FAO के द्वारा निकाला गया है। इसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग भी आपको दे दूंगा। FAO के ये सारी चीज़ें फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस की काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हो जाती हैं। तो इसने एस्टिमेट किया है क्या, जो प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशंस है
अक्रॉस द कंट्री ये कहीं ना कहीं एफोर्ड यहाँ पे कर नहीं पा रही हैं हेल्दी डाइट। तो ये एक बहुत बड़ी इशू निकल के आ रही है, जो आपका 31 अगस्त 2023 तक ये चीज़ें रिपोर्ट करी गई थी। तो ये डाटा कैसे है, किस प्रकार से इम्पैक्ट कर रहा है एक लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशंस को। इंडिया की बात करी जाए तो 2021 से अगर देखा जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 74% ऑफ द पॉपुलेशंस की बात करी जा रही है, जो जनसंख्या वो हेल्दी डाइट को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। ये 2021 की आंकड़ों के अनुसार यहाँ पे चीज़ें देख रहे हैं। अब FOO जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स यहाँ से हो जाते हैं क्वेश्चंस इसके बनने। तो देखेंगे 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना करी जाती है और इंटरनेशनली फोकस करता है किस प्रकार से हंगर, न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी पे यहाँ पे विजय पाया जाए। इसी को लेकर के 194 कंट्री है इसमें, प्लस यूरोपियन यूनियन है, टोटल 195 आ जाती है। हेडक्वार्टर FOO की रोम में है, इटली में है, याद रखिएगा। फाउंड किया गया था क्यूबेक सिटी कनाडा में। इसकी पेरेंट अवार्ड UNESC है, ये सोशल इकोनॉमिक रिपोर्ट क्या क्या रिलीज करता है तो सोफो, सोफिया, सोको, सोफी ये सारे इंपॉर्टेंट निकालता है, जो कि आपका क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट और वर्ल्ड फिशरी, एक्वाकल्चर, कमोडिटी मार्केट, ये स्टेट फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो किस प्रकार से यहाँ पे जो कॉस्ट है उस अगर एक थाली की, तो यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है 65%। तो ये आम आदमी के बजट से तो काफ़ी बाहर हो जाएगा। तो अपने देश में वैसे ही लोगों को एक टाइम का फूड नहीं मिलता है और इतनी महंगाई हो जाएगी, तो कैसे उनका हेल्थ सही रहेगा, ये भी गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है। एवरेज वेज की बात करी जाए, यानी कमाई की अगर बात करी जाए, तो जो मैनुअल वर्कर हैं उनका कमाई मात्र 38% यहाँ पे बढ़ा है। वहीं पे जो सैलरीड वर्कर हैं उनका 28% बढ़ा है। जबकि महंगाई की बात करी जा रही है तो यहाँ पे देखिए 65% के आसपास बढ़ोतरी हुई है। तो जिस हिसाब से सैलरी और वेजेस बढ़ने चाहिए उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, लेकिन महंगाई थाली की काफ़ी तीव्र गति से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी परचेजिंग पावर को घटाता हुआ नज़र आएगा। तो कंसिडरेबल अमाउंट में आपको इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी चीजें, बहुत सारे लोग यहाँ पे एनीमिया के शिकार हैं, खून की कमी, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, और फिर भी इन सब चीज़ों को जो भारत में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे चलाया गया 1921 में, इसमें 50% जो वुमेन निकल के आई हैं वो उनको खून की कमी, एनीमिक इस ब्लड की परेशानियों से गुजर रही हैं। FOO के आंकड़ों में इस प्रकार की चीज़ें निकल के आई कि इंडिया जो है कैन नॉट अफोर्ड हेल्दी डाइट। ये एक प्रकार से बहुत ही भारत के लिए शर्मिंदी वाली बातें हैं। कारण ये है कि जो हम लोगों का पॉलिसी है, जो हम लोगों का स्कीम है, वो ग्राउंड लेवल पे जाकर के इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो यही सारी लूप होल्स है। इम्प्लीमेंट ग्राउंड लेवल पे चीज़ें जाकर के हो जाएं तो बहुत हद तक चीज़ें हैं। दूसरा जो है अवेयरनेस यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। अवेयर भी करने के लिए हमें आवश्यक है लोगों को। कई लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस प्रकार से सैनिटेशन रखना चाहिए, सफाई रखना चाहिए। बहुत सारी इश्यू निकल के यहाँ पर आती है। अगर देखा जाए मिस्टेक्स क्या क्या हो रहे हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं, तो जो केमिकल फर्टिलाइजर हम अपने सॉइल्स में, खेत में, फील्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो सब्सिडी मिलने के कारण हम लोग इन अप्रोप्रिएट मात्रा में जितना मन करे उतना खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सॉइल को क्या कर रहा है और ज़्यादा खराब करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, एक समय था जब फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं किया जाता था तो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शंस दोनों कम थे, लेकिन आपके पास एक हेल्दी सीरियल पैदा होता था। वहाँ पे देखिए आर्टिफिशियल केमिकल का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते थे, वहाँ पे गोबर का इस्तेमाल किया जाता था। इन सब चीज़ का इस्तेमाल करके हम लोग खाद का निर्माण करते थे, जिससे कारण वहाँ पे हेल्दी चीज़ें होती थी। लेकिन आजकल पॉपुलेशन इतना अधिक है तो यहाँ पे फर्टिलाइजर का प्रयोग जब से किया व्यक्ति, तब से बहुत ज़्यादा लोगों को डिजीजेस भी होने शुरू हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक हेल्दी अगर व्यक्ति को हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्दी सीरियल चाहिए तो कहीं ना कहीं नेचुरल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। उसी की बातें यहाँ पे करी जा रही हैं। जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज करेगी और इनकम भी यहाँ पे बढ़ाने की बात करी जा रही है। तो अगर इस प्रकार की चीज़ें हम लोग फोकस करेंगे तो फर्टिलाइजर जो था वो लोगों के, फार्मर के इनकम को बहुत हद तक बढ़ाया तो, लेकिन बहुत सारे इश्यू भी, कॉम्प्लेक्सिटी भी समाज में लेकर के
आया। दूसरी तरफ जो सीरियल्स पे फोकस करी जा रही है रेदर देन पल्सेस पे, यानी दाल को छोड़ करके जो अनाज है उस पे यहाँ पे फोकस करी जा रही है, जो कि मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है यहाँ पे। तो भारत में इस प्रकार की चीजें अभी चल रही हैं, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल इकोनॉमिक पॉलिसी इंटरवेंशन है, जो हम लोग पॉलिसी अग्रेरियन पॉलिसी बना रहे हैं, उसको सही प्रकार से इम्प्लीमेंट करने की भी जरूरत है। पहला ग्रीन रिवोल्यूशन जो आया था यहाँ पे इस स्पेसिफिक एजेंडा को लेकर के, वो क्या था, कहीं ना कहीं सेल्फ सफिशिएंट यहाँ पे फूड लाने की बात करता है। तो जो 1916 में यहाँ पे जो ग्रीन रिवोल्यूशंस लाया गया, उसमें क्या था कि सबसे पहले हम लोग हाई यील्डिंग वैरायटी यहाँ पे रखेंगे, फर्टिलाइजर का प्रयोग करेंगे, मैकेनाइजेशंस लाएंगे यानी मशीन्स का प्रयोग करेंगे। ये सारी चीजें यहाँ पे निकल के आई थी, जिसके कारण ग्रीन रिवोल्यूशंस बहुत हद तक सक्सेसफुल हुआ था, और प्रोडक्टिविटी भारत की अगर बात करी जाए तो बहुत तीव्र गति से बढ़ी है। हालांकि व्हीट वाले जो प्रोडक्शंस थे काफी हद तक यहाँ पे बढ़े थे, राइस वाले थोड़े से घटे थे, लेकिन व्हीट की ज्यादा फोकस करी गई थी। दूसरी तरफ अगर बात करी जाए तो प्रोक्यूरमेंट प्राइजेस की भी बात करी जा रही है कि कैसे हम फार्मर के अपने इनकम बढ़ा सकते हैं। कैश ट्रांसफर और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, पीडीएस जिसको हम बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सब भी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी लेंडिंग यानी उधार की भी बातें बोली जा रही हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक की, ये सब बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो हमारे फार्मर कैसे स्ट्रांग तरीके से अपने चीजों को इन्वेस्ट करेंगे। मान लीजिए फार्मर को ट्रैक्टर खरीदना हो, मान लीजिए फार्मर को कोई भी इक्विपमेंट खरीदना हो खेत के रिलेटेड, तो वहां पे अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे, लोनिंग फैसिलिटी ईजी नहीं होगी, तो कैसे चीजें होंगी, जो कि इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आ रही है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अगर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी उथल पुथल हो गया, यानी बढ़ नहीं रहा है, और सही प्रकार से अगर उसको हम कंसीडर करेंगे तो वहां पे बढ़ नहीं रहा, बल्कि जो एक्सपेंडिचर है इरिगेशन को लेकर के वो डाइवर्ट कर दिया जा रहा है यहाँ पे फंड वाले मामले में। तो वही सारी चीजें हैं जो प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करेंगी, और इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे हैम्पर होती हुई नजर आ रही है। तो जो आपका स्टेट है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार की नई नई टेक्नोलॉजी को चूज कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर किस प्रकार से लेकर के आया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे क्लोजली टाई अप करने की बातें करता है, किससे, स्टेट गवर्नमेंट से। तो जब सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों गवर्नमेंट मिल करके अच्छे से कार्य करेंगी, तभी तो यहाँ पे कंट्री में चीजें अच्छे से चलेंगी। तो स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी जो स्टेट है वो सेंटर के साथ यहाँ पे मिल करके सही प्रकार के चले, तभी कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हो पाएगा। यानी संघवाद के ढांचा को भी हमें फॉलो करना है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आता है साइमल्टेनियस इलेक्शंस फेडरलिज्म, यानी एक प्रकार से एक ही समय में, वन टाइम में, जो लोकसभा है, राज्यसभा और आपका क्या है ये म्युनिसिपैलिटी और आपका स्टेट असेंबली, ये सारी पंचायत, ये लोकल बॉडी, सारी इलेक्शंस आपको एक ही बार देश में हो जाए। तो जो इंडिया है, जिसे अब भारत कहा जा रहा है, एक ही बार में क्या संभव है? तो ये संभव हो सकता है, लेकिन अगर बताएं आपको तो भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की जरूरत है, जिसके कारण ये सारी चीजें संभव हो सकी हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी यहाँ पे एक बनाई गई है एक कमेटी, जिसको फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद यहाँ पे हेड कर रहे हैं। किस प्रकार से लोकसभा की, लेजिस्लेटिव असेंबली की, म्युनिसिपैलिटी की, पंचायत की इलेक्शंस यहाँ पे 5 साल में जो दर बदर होती रहती थी, वहां पे एक ही बार में इलेक्शंस हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ये चीजें डाली हैं, और किस प्रकार से एक ही समय में सारी इलेक्शंस हो जाए। देखिए आपको एक चीज यहाँ पे बता दें, एक बार में तो इलेक्शंस हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बहुत सारी इश्यू भी निकल के आती है, वो है रीजनल एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। तो जो पंचायत की है, म्युनिसिपैलिटी की है, उनकी अलग डिमांड है, और जो सेंटर के इलेक्शन लोकसभा होंगे उसमें अलग डिमांड है। जो स्टेट की है उसमें वहाँ के लोगों की अलग डिमांड होगी। तो ये सब चीजें कैसे एक ही इलेक्शंस में ये संभव हो सकती है। तो अगर बात करी जाए, अलग अलग समय पे यहाँ पे देश में इलेक्शंस भी हो रहे हैं, जो कि यहाँ पे बहुत सारी इश्यू निकल के आ रही है। जैसे कि अगर बात करी जाए तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, ये आपके कोइंसाइड करते हैं किसके साथ? लोकसभा इलेक्शन के साथ। इनका भी इलेक्शंस होने वाला है, लेकिन और जो भारत के स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, उनका डिफरेंट
टाइम और इलेक्शंस होने वाला है वो हम कैसे मैच करेंगे, उसमें कई सारी यहाँ पे मंथली चीज़ें लॉस हो जाएंगी। तो कर्नाटका का तो अभी इलेक्शंस हुआ, मेघालय का भी हुआ, नागालैंड का हुआ, त्रिपुरा का हुआ, हिमाचल का, गुजरात का, उत्तर प्रदेश का भी 2017 में चीज़ें हुई। तो ये इतना जो नंबर ऑफ मंथ्स है ये निकलता हुआ जाएगा, इसको हम कैसे कॉप अप करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है निकल के आ रही हैं। दूसरी तरफ बात करी जा रही है तो अलग अलग नंबर ऑफ द सीटें हैं, पंचायत हैं, और जो पंचायत के इतने सारे सीट्स हैं, ये सब की भी बहुत बड़ी अपनी अपनी डिमांड होंगी, अपनी अपनी एस्पिरेशंस होंगी वहाँ के पीपल की रीजनल लेवल पे, तो उसकी भी बहुत सारी इश्यू होगी। लेकिन अगर बात करी जाए इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर की कि कितने बजट यहाँ पे खर्च होते हैं 5 साल में, तो ठीक है, लेकिन एक वोट करने के लिए यहाँ पे 10 से 15 रुपए के आसपास खर्च होते हैं, उतना तो भारत बियर कर ही सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर एक बार में हम इलेक्शंस करते हैं तो हम 4 साल तक यहाँ पे शांत बैठे रहेंगे, 4 साल तक रीजनल जो एस्पिरेशंस है, अचानक से कोई इशू है वो उभर के नहीं आ पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं फेडरल कैरेक्टर को किल करता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस प्रकार के इम्प्लीमेंट करना है तो यहाँ पे अगर बात करी जा रही है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर के आना पड़ेगा, तभी ये चीजें संभव हो पाएंगी। तो बहुत सारे यहाँ पे लूप होल्स है, कमियां हैं, थोड़ी सी बेनिफिट्स भी हैं, तो सारी चीजें हैं जिसको कंसीडर में करके आगे बढ़ना चाहिए। न्यूज और फैक्ट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो CSIR शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड यहाँ पे 2022 में अनाउंस करी गई, 12 साइंटिस्टों को यहाँ पे दिया गया। तो याद रखिएगा इनमें 45 साल की उम्र से कम होते हैं जो भी शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड साइंटिस्टों को दी जाती है। जस्टिन ट्रूडो का जो प्लेन था वो यहाँ पे खराब हो गया, जिसके कारण G20 की समिट में सबसे देर तक ये रुके हैं, याद रखिएगा। पीको फ्लेयर जेट्स ये क्या होता है, ये एक प्रकार से सोलर विंड का सोर्स से निकल करके ये निकलता है, जो क्या चार्ज करता है, ये सन के पार्टिकल से ही चार्ज करता है। तो ये अभी तक इसका एग्जैक्ट ओरिजिन हम लोग पता नहीं लगा पाए हैं। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया का भी बिजनेस अब लिस्टिंग होगा, यहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं। और भारत का जो पेंशन और इंश्योरेंस इंडस्ट्री है वो ब्रिटेन में भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, ये यूके के चांसलर जेरेमी हंट ये बात बोले हैं। तो यहाँ पे डील हुई है, अच्छी बात है। 6.8 मैग्नीट्यूड की यहाँ पे अर्थक्वेक आई है एटलस माउंटेन के पास मोरक्को में, जहाँ पे मराकेश से बहुत नज़दीक ही है, एक टूरिस्ट पॉइंट है ये। मोरक्को के देखा जाए तो ये आपका सहारन वाला रीजन है अफ्रीका की, ये अटलांटिक ओशियन है, ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, ये आपका जिब्राल्टर है जिसे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर मोरक्को और स्पेन के अंतर्गत यहाँ पे पाया जाता है। यही आपका एटलस माउंटेन है जहाँ पे आपका मराकेश है। तो इसी रीजन में यहाँ पे क्या हुआ है, भूकंप आया हुआ है 6.8 रिक्टर स्केल की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट रिवर देखा जाए यहाँ पे तो मौलियागा रिवर है जो यहाँ से निकल के बहती है। राजस्थान यहाँ पे एक नया स्कीम लेकर के आया है, इंदिरा रसोई योजना। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे 8 रुपए में आपको थाली मिलेगी, खास करके युवाओं को, लेबर्स को, और जो प्रतिदिन यहाँ पे कार्य करते हैं उनको 8 रुपए में थाली देने की बात करी जा रही है। तो 15 करोड़ यहाँ पे प्लस मील्स कवर करी जाएगी, जो राजस्थान के लिए बहुत अच्छी बात है। राजस्थान के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ये काफ़ी सही चीज़ें स्कीम मानी जाएगी। हालांकि बात करी जा रही है तो राजस्थान में ही इम्प्लीमेंट होगी, लेकिन ये जो हंगर वाला सिस्टम है वो उसको कम करती हुई नजर आएगी, इसलिए भारत का ही ये एक हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं भारत को हम कंसीडर कर सकते हैं। CBI को कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है अगर वो 2014 से पहले का केस को प्रोब करता है, जांच करता है। तो सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार की चीजें बोलता हुआ नजर आ रहा है। ये लॉन्च किया गया है यहाँ पे वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, यह एक हिस्टोरिक स्टेप है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे इस प्रकार की चीजें बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्राउन प्रिंस यहाँ पे सऊदी के, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के, यहाँ पे ये बातें ज्वाइंट फोर्स यहाँ पे ये सारी चीजें बोलते हुए नजर आ रहे हैं। CBI की डिटेलिंग देखा जाए तो यह एक डोमेस्टिक क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस में, और ये सारी चीजें क्वेश्चंस यहाँ से कई बार बने हैं। अपॉइंटमेंट कमेटी की बात करी जा रही है तो PM होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशंस, लोकसभा होते हैं, CJI और जज ऑफ
सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं। इस्टेब्लिश किया गया था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंतर्गत दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंतर्गत सीबीआई को लाया जाता है, यानी दिल्ली पुलिस के अंतर्गत ये एक्ट जो आया था 46 में, उसी के अंतर्गत इसकी स्थापना करी जाती है। मोटो इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी इंटीग्रिटी इसका मोटो है। सीबीआई जो है एग्जेम्प्टेड है प्रोविजन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। सीबीआई जो इंडिया की ऑफिशियली डेजिग्नेटेड सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये इंटरपोल से, तो यही है जो इंटरपोल है उसी से कनेक्शंस ये रखता है। सीबीआई की हेडक्वार्टर यहाँ पे न्यू दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आसपास है। फॉर्मेशन 1963 हुई थी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, तो स्टार्ट होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत हुई थी और बाद में पर्सनल मिनिस्ट्री के अंतर्गत डाल दी गई थी। तो याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। डिक्लेरेशंस यहाँ पे रीफॉर्म कर रहा है G20 इकोनॉमिक टाई जियोपॉलिटिक्स। चाइना यहाँ पे कहीं ना कहीं G20 का अभी जो हम मीटिंग के हैं उसकी बहुत प्रशंसा करता हुआ नजर आ रहा है। ये कह रहा है कि ये एक सकारात्मक अचीवमेंट भारत का है, सकारात्मक अचीवमेंट पे फोकस किया गया है। तो भारत के ये जो चाइना से जो ये डेलीगेट आए थे उनका क्या नाम है, तो इनका नाम है ली किंग नाम है, याद रखिएगा। यही डेलीगेट चाइना से आए थे जो नरेंद्र मोदी, ये पीछे आपका कोणार्क टेम्पल की तस्वीरें हैं, यही पॉइंट यहाँ पे चूज किया गया था जहाँ पे सारे डेलीगेट आकर के मिल रहे थे। तो कोणार्क टेम्पल काफी न्यूज में है, वहां से भी क्वेश्चंस बन सकता है। यूक्रेन क्लेम कर रहा है कि वो ब्लैक सी वाला जो रीजन है उसको यहाँ पे रीगेन कर चुका है, काफी कंट्रोल में वो चीजें आ चुकी हैं। 2015 में ये चीजें कंट्रोल करी गई थी मॉस्को के द्वारा, अब ये यहाँ पे क्रीमिया ऐसी बातें बोलता हुआ नजर आ रहा है। तो जो ओडेसा है उसी रीजन की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका ओडेसा है, इसी रीजन की हम बात कर रहे हैं। और ब्लैक सी आपका ये है, ये आपका क्या है, ये कर्च स्टेट है, ये सी ऑफ मरमरा है, ये एशियन सी है, ये मेडिटेरेनियन सी है। देखिए क्वेश्चंस कहीं से आ सकते हैं, इसलिए काफी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आप इसकी कंट्री की शेयरिंग बाउंड्री भी याद रख सकते हैं जो आपको पता होना चाहिए। इजराइल यहाँ पे डेलीगेशंस यहाँ पे पहली बार सऊदी अरेबिया के रिलेशंस को लेकर यहाँ पे मीटिंग करी है। तो यूनेस्को की मीटिंग रियाद में हुई है, इजरायली डेलीगेशंस उसको अटेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, कभी आमने सामने ये लोग दुश्मन हुआ करते थे। यूएस वियतनाम यहाँ पे वार्न किए हैं कि जो भी साउथ चाइना सी में इश्यू निकल के आ रहा है चाइना को वार्न करते हुए नजर आ रहा है। G20 के बाद आपके जो जोसेफ बिडेन है वो कहाँ चले गए, तो याद रखिएगा वियतनाम चले गए, इसकी कैपिटल हनोई है। यहाँ पे जाने के बाद ये सीधे सीधे चाइना को वार्न करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि चाइना की बात करी जा रही है तो साउथ चाइना सी में बहुत सारा इंटरवेंशन यहाँ पे करता हुआ नजर आता है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे जो बिडेन ये सारी चीजें बताते हुए नजर आ रहे हैं। जो बिडेन और वियतनाम के कम्युनिस्ट पार्टी चीफ जो हैं वो नुगियन फू ट्रोंग, ये यहाँ पे दोनों लोग आपस में इंटरनेशनल नॉर्म्स को लेकर के बहस करते हुए नजर आ रहे हैं, किस प्रकार से साउथ चाइना सी को हम सही से बैलेंस कर सकते हैं। कोहली, राहुल, कुलदीप इन लोगों ने परफेक्ट डे बना दिया अगर बात करी जाए तो। पाकिस्तान को हराकर यहाँ पे भारत अपना विक्ट्री करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे नोवाक जोकोविच 24वां यहाँ पे ग्रैंड स्लैम लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहाँ पे यूएस की ये ट्रॉफी है, तो यूएस की ट्रॉफी को यहाँ पे जीतते हुए नजर आ रहे हैं। गंबारा एक रिवर है जो आपका वेस्ट अफ्रीका रिवर में बहता है, 1100 के आसपास किलोमीटर तक ये दूरी तय करता है। ये फोर्टा जेजेलोन प्लेट्यू से निकलता है नॉर्थ गिनिया में और वेस्टवर्ड को बहता हुआ सेनेगल, गाम्बिया, अटलांटिक ओशियन में जाकर के बंजुल के पास मिल जाता है। ये नेविगेबल है, यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी इसके अंतर्गत होती रहती हैं। ये रन करता है किधर, नॉर्थ वेस्ट और टोम्बाकोंडा रीजन सेनेगल में, और फ्लो करता है कहाँ पे, पार्क नेशनल डू निकोलो कोबा। तो यहाँ पे नेशनल पार्क भी है, याद रखिएगा, जो आपको पता होना चाहिए। बराकंडा फॉल्स यहाँ पे भी है और ये गाम्बिया कोयना के आसपास यहाँ पे मिलता है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे गिनिया से किस तरीके से चीजें निकल रही हैं और किस तरीके से ये रिवर जाती हुई आपका, देखिए ज्यादा कंट्रोल तो गाम्बिया की है और ये काफी इंपॉर्टेंट रीजन भी है। तो बंजुल के आसपास जाकर के ये चीजें मिल जाती हैं अटलांटिक
ओशियन में रिवर की पूरी डिटेलिंग दे दिया हूँ। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर होंगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव प्लस यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने कलीग के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। जो भी आपके रिश्तेदार हैं उनसे आप शेयर कर सकते हैं, जो फ्रेंड्स हैं तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो। इसका पीडीएफ वहाँ पे आसानी से मैं डाल देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।